जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम पॉलिटेक्निक के सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पर एक ही वीडियो में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस वीडियो में आपको कंटेंट मिलेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको इंग्लिश में भी टोटल कंटेंट देने की कोशिश करें इसी वीडियो में, और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट यूनिट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट है ऊष्मागतिकी निकाय। ऊष्मागतिकी निकाय क्या होता है कि ऊष्मागतिकी में एक क्षेत्र को निर्धारित किया जाता है। क्षेत्र का मतलब क्या है, कोई भी हमने ये एक रीजन, एक क्षेत्र को निर्धारित कर लिया कि यहां से यहां तक एक क्षेत्र है, बाउंड्री हमने इसके चारों तरफ बना दी है। तो जो हमने बाउंड्री बनाई है वो कैसी हो सकती है, काल्पनिक या फिर वास्तविक हो सकती है। अतः सीमा के अंदर जो कुछ भी क्रिया होती है तो हम क्या कहेंगे, वो एक निकाय के अंदर होती है। ठीक है, हमने क्योंकि इसको एक बाउंड्री से कवर किया है तो इसके अंदर जो भी क्रिया हो रही होगी हम कहेंगे वो क्रिया इस निकाय के अंदर हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे, हम निकाय कहते हैं। क्लियर है। आइए इंग्लिश में हम इसको देख लेते हैं। देखिएगा, सिस्टम यानी कि कौन सा सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक, जिसको अभी हमने हिंदी में बोला ऊष्मागतिकी निकाय। जैसे हमने हिंदी में क्या बोला, ऊष्मागतिकी निकाय बोला था। तो इसको देख लेते हैं ये क्या है। इंग्लिश में क्या होता है, इट इज ए फिक्स्ड मास और ए फिक्स्ड रीजन इन स्पेस वेयर आवर स्टडी इज फोकस्ड। मतलब ये है कि वह फिक्स्ड मास या फिक्स्ड रीजन कहां पर, स्पेस में, जहां हम क्या करते हैं, अपनी स्टडी को फोकस करते हैं, स्टडी फोकस करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। मतलब क्या है कि कोई भी हमने फिक्स्ड मास या फिक्स्ड रीजन मान लिया, उसके चारों तरफ ये बाउंड्री खींच दी, तो ये क्या कहलाएगा, एक सिस्टम कहलाएगा। जब हम इतनी एरिया पर, इतने क्षेत्र पर स्टडी करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, एक सिस्टम कहलाएगा। बस आपको इतनी डेफिनेशन लिख देनी है। और ये जो बाउंड्री बनाई है ये क्या कहलाएगी, बाउंड्री कहलाएगी। और बाउंड्री के चारों तरफ का जितना भी एरिया है वो सराउंडिंग कहलाएगा। इसको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है परिस्थान, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, सराउंडिंग बोल रहे हैं। तो सीमा के बाहर का क्षेत्र क्या कहलाता है, परिस्थान कहलाता है। सीमा के बाहर का जितना भी क्षेत्र होगा उसको क्या कहते हैं, परिस्थान कहते हैं। तो इंग्लिश में इसको हम पढ़ेंगे सराउंडिंग में एवरीथिंग अराउंड द सिस्टम। क्या कह रहे हैं कि एवरीथिंग अराउंड द सिस्टम, या हम इसको दूसरी लैंग्वेज में, दूसरे शब्दों में हम इस तरीके से कह सकते हैं कि एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम। यानी कि सिस्टम के चारों तरफ जो भी कुछ है वो किस में आता है, सराउंडिंग में आता है। किस में आता है, सराउंडिंग में आता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है सीमा यानी कि बाउंड्री। तो इस निकाय तथा परिस्थान के बीच द्रव्यमान तथा ऊर्जा का विनिमय का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि द्रव्यमान और ऊर्जा का विनिमय होता है तो उसको क्या कहते हैं, हम सीमा कहते हैं, जहां से विनिमय होता है। यानी कि निकाय और परिस्थान, उसके बीच में एक बाउंड्री बनाई जाती है। यानी कि वह लाइन जो निकाय और परिस्थान को अलग अलग करती है, इसे सीमा कहते हैं। तो इंग्लिश में हम इसको क्या कह सकते हैं, सिस्टम बाउंड्री। क्या कहते हैं, सिस्टम बाउंड्री। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसको क्या कहते हैं, हम बाउंड्री कहते हैं। और एक मेन पॉइंट है, इट कैन फिक्स्ड और मूवेबल। ये कैसे हो सकती है, फिक्स्ड भी हो सकती है और मूवेबल भी हो सकती है। ठीक है, यानी काल्पनिक भी हो सकती है और ये वास्तविक भी हो सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है बंद निकाय। अब बंद निकाय में क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज सिस्टम। यदि निकाय के सीमा के अंदर द्रव्यमान स्थिर रहे तथा ऊर्जा का अंतरण हो तो ऐसे निकाय को बंद निकाय कहते हैं। यानी कि द्रव्यमान तो स्थिर है लेकिन ऊर्जा ट्रांसफर की जा रही है, ऊर्जा का अंतरण हो रहा है।
तो उसको क्या कहेंगे हम, बंद निकाय कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं कि पिस्टन सिलेंडर का जो एग्जाम्पल इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। एक सिलेंडर में किसी फ्लूइड की मात्रा सिलेंडर और पिस्टन के बीच रखी जाए तो बंद निकाय बन जाता है, यानी कि यह बंद निकाय है। कहते हैं कि ये एक सिलेंडर है और ये पिस्टन है, तो पिस्टन और सिलेंडर के बीच में क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, तो ये इस टाइम क्या कहलाएगा, क्लोज सिस्टम कहलाएगा। इंग्लिश में इसे देख लेते हैं क्लोज सिस्टम। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं कंट्रोल मास सिस्टम। क्या कहते हैं, कंट्रोल मास सिस्टम। तो हम लिख सकते हैं कि फिक्स्ड मास एंड इंटेंसिटी या हम बोलते हैं आइडेंटिटी, ठीक है, बट एनर्जी इंटरेक्शन कैन टेक प्लेस बट नो मास ट्रांसफर। ठीक है, फिक्स्ड मास हम बोल सकते हैं बट एनर्जी इंटरेक्शन, फिक्स्ड मास बट एनर्जी इंटरेक्शन कैन टेक प्लेस बट नो मास ट्रांसफर। ठीक है, क्या होता है, एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है लेकिन नो मास ट्रांसफर, मास स्थिर रहेगा, फिक्स्ड मास रहेगा। तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि पिस्टन सिलेंडर विदाउट वॉल्व, जिसमें वॉल्व ना हो, वो क्या है, क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिएगा हमने इसको कैसे समझाने की कोशिश की। एक फिगर दिया हुआ है जिसको हमने सीमाबद्ध किया हुआ है कुछ एरिया को, तो इसको क्या कहेंगे, सीमा कहेंगे। और जो भी इस बाउंड्री सीमा के बाहर है, कुछ भी, मैंने कहा था एवरीथिंग, जो कुछ भी इस बाउंड्री के बाहर है उसको क्या कहेंगे, परिस्थान यानी कि सराउंडिंग कहेंगे। और यदि इसमें ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है और ऊर्जा बाहर जा रही है, ठीक है, ऊर्जा प्रवेश भी की जा सकती है, ऊर्जा बाहर भी जा सकती है, और द्रव्यमान जो है यानी कि मास उसका स्थिर रहे, तो वो क्या कहलाएगा, बंद निकाय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बंद निकाय यानी कि क्लोज सिस्टम कहलाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है खुला निकाय, जिसको ओपन सिस्टम कहते हैं। तो ऐसा निकाय जिसमें ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का ट्रांसफर होता है, खुला निकाय कहलाता है। ऐसा निकाय जिसमें ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का ट्रांसफर होता है, खुला निकाय कहलाता है। जैसे गैस टरबाइन, एयर कंप्रेसर तथा टरबाइन आदि। क्लियर है। गैस टरबाइन और एयर कंप्रेसर तथा टरबाइन ये किस में आते हैं, खुले निकाय में आते हैं। तो इंग्लिश में देख लेते हैं, ओपन सिस्टम या फिर कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम इसे बोलते हैं। तो इसमें क्या है, बाउंड्री रिमेन्स फिक्स्ड, दिस इज ए फिक्स्ड वॉल्यूम सिस्टम, यानी कि बाउंड्री जो है वो फिक्स होनी चाहिए और वॉल्यूम यानी कि फिक्स सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम सिस्टम, इसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम सिस्टम या फिर कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी बोल सकते हैं। डेफिनेशन कैसे देंगे, मास एंड एनर्जी कैन ट्रांसफर, मास एंड एनर्जी कैन ट्रांसफर, या बोल सकते हैं इंटरेक्शन टेक प्लेस बट नो वॉल्यूम चेंज। ओपन वॉल्यूम क्या होता है, जिसमें से मास भी ट्रांसफर हो सकता है और एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम इसका फिक्स्ड रहना चाहिए। तो डेफिनेशन में कह सकते हैं, मास एंड एनर्जी कैन ट्रांसफर टेक प्लेस बट नो वॉल्यूम चेंज, इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल में टरबाइन, कंप्रेसर, पंप एक्सेट्रा ये आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है विलगित निकाय। विलगित निकाय में क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो ऐसा निकाय जिसमें ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का अंतरण न हो, क्या बोला है, न हो, तो विलगित निकाय कहलाता है। यानी कि ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम जिसमें ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों फिक्स्ड रहे, कांस्टेंट रहे, उसको क्या बोलते हैं हम, विलगित निकाय बोलते हैं। एग्जाम्पल है थर्मल फ्लास्क। इंग्लिश में देख लेते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, देयर इज नो हीट ट्रांसफर बट सिस्टम एंड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, देयर इज नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, एंड नो मास एंड एनर्जी इंटरेक्शन, यानी कि कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए और कोई मास या एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। तो हम डेफिनेशन ले सकते हैं कि देयर इज नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एंड नो मास एंड एनर्जी इंटरेक्शन, इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जाम्पल में यूनिवर्स, हॉट वाटर इन ए परफेक्ट आइसोलेटेड थर्मस। क्लियर है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट। तो अवस्था क्या होती है, किसी भी निकाय की अवस्था या दशा के गुणधर्म से पहचानी जाती है। ठीक है,
किसी भी निकाय की अवस्था या दशा उसके गुणधर्म से पहचानी जाती है, तो उसे बोलते हैं हम अवस्था। ठीक है, यानी कि उसका गुणधर्म कैसा है उसको हम अवस्था बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस, जिसे बोलते हैं प्रक्रिया। तो प्रोसेस क्या होता है? जब निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, जब निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि प्रोसेस कहलाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कि एक कर्व है, वह ए पोजीशन से बी पोजीशन पर आ रहा है। तो मतलब क्या है कि ये अपनी अवस्था को चेंज कर रहा है। तो ये जो अपनी अवस्था को चेंज कर रहा है, इस चेंज करने की जो प्रक्रिया है उसे बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, यही चेंज जो हो रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रक्रिया बोलेंगे। यानी कि ये जो चेंज कर रहा है तो एक प्रक्रिया परफॉर्म करेगा, प्रोसेस परफॉर्म करेगा, उसी को हम बोलेंगे प्रोसेस। यानी कि ए से बी तक चेंज हो रहा है, तो ए बी एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया है। इंग्लिश में इसे देख लेते हैं। प्रोसेस यानी थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है? व्हेन ए सिस्टम चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट थ्रू ए सक्सेसिव पाथ इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कहने का मतलब यह है कि जब एक सिस्टम चेंज करता है अपनी स्टेट को एक साम्यावस्था से दूसरी साम्यावस्था में, किसके थ्रू? एक सक्सेसिव पाथ के थ्रू, तो उसको क्या कहते हैं? हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। फिगर के माध्यम से देख लीजिएगा। ये एक डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है कि एक प्रोसेस यानी कि जो इनिशियल थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट है, अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर यहां पर आता है। ठीक है, तो ये यहां पर इक्विलिब्रियम में है, तो ये दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में आया। तो ये जिस पाथ को इसने फॉलो किया, ठीक है, जिस पाथ से ये फॉलो किया हुआ है, ये सक्सेसिव पाथ है, इसी को हम क्या बोलेंगे? एक प्रोसेस कहेंगे। यहां से यहां तक आने में जो भी इसने पाथ फॉलो किया, तो जो भी इसकी प्रक्रिया लगी उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस बोलेंगे, यहां से यहां तक आने में। क्लियर है? अब यह भी बोल सकता है कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस में हम क्या कहेंगे कि व्हेन ए प्रोसेस आर परफॉर्म्ड ऑन ए सिस्टम इन सच ए वे दैट फाइनल स्टेट इज आइडेंटिकल विद द इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। कहने का मतलब यह है कि जब एक प्रोसेस परफॉर्म होता है सिस्टम का, और इस तरीके से परफॉर्म होता है कि फाइनल स्टेट इज आइडेंटिकल विद द इनिशियल स्टेट, यानी कि फाइनल स्टेट जो है उसकी जो इनिशियल स्टेट है वहीं पर आकर के मिलती है, तो उसको क्या बोलेंगे? हम साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। यानी कि ये यहां से घूम करके बी स्टेट से फिर से यहां पर चला, तो ये कहां पहुंच गया? ए पर पहुंच गया, यानी कि ये इधर से ऐसे। क्लियर है? तो ये क्या कहलाएगा? साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा। मतलब जब एक प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है सिस्टम का, तो इस तरीके से परफॉर्म होता है कि फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट दोनों क्या होती है? आइडेंटिकल होती है एक दूसरे के, तो वो क्या है? साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक ऊष्मागतिकी के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनामिक्स। किसी भी निकाय में कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके आधार पर किसी निकाय की व्याख्या की जा सकती है, जैसे दाब, आयतन, ताप आदि। और ऊष्मागतिकी के कुछ प्रकार होते हैं, उसके गुणों के प्रकार होते हैं। तो पहला है अविस्तारात्मक, जिसे हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर है विस्तरीय, जिसको बोल रहे हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि पॉलिटेक्निक के एग्जाम पेपर में अविस्तारात्मक न लिख करके हिंदी में इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही लिख करके आ सकता है, इसीलिए इंग्लिश में जो बताया जा रहा है उसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस को भी इंग्लिश में और हिंदी में रिवर्सिबल ही लिखा हुआ आ रहा है। थर्मोडायनेमिक को ऊष्मागतिकी न लिख करके पेपर में थर्मोडायनेमिक हिंदी में भी लिखा हुआ आ रहा है, तो इसीलिए हिंदी और इंग्लिश के दोनों वर्ड को याद रखिएगा, जिससे कि आपको वहां पर पहचान चल सके। तो देख लेते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अविस्तारात्मक गुण। तो
तो अविस्तारात्मक गुण किसी सिस्टम के क्या हो सकते हैं कि निकाय का गुणधर्म द्रव्यमान से स्वतंत्र हो, तो ऐसा गुणधर्म इंटेंसिव कहलाता है। मतलब कि वो जो है द्रव्यमान से स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, ऐसा निकाय जो द्रव्यमान के जो अपने द्रव्यमान के गुणधर्म से स्वतंत्र हो तो क्या कहलाता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, ऊष्मागतिकी के गुण पर हम किस तरीके से इंग्लिश में लिख सकते हैं, देखिएगा। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, एवरी सिस्टम हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक बाय विच इट्स फिजिकल कंडीशन में बी डिजायर्ड डिस्क्राइब। तो एवरी सिस्टम यानी कि प्रत्येक सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक कंटेन करता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक रखता है अपनी, जिसके द्वारा वह क्या कर सकता है? फिजिकल कंडीशन में भी डिस्क्राइब, यानी फिजिकल कंडीशंस को डिस्क्राइब कर सकता है, जैसे वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम विच स्पेसिफाई स्टेट ऑफ द सिस्टम। क्लियर है? आगे लिखा हुआ है कि एनी ऑपरेशन इन विच वन और मोर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम चेंज इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। मतलब कि एनी ऑपरेशन, यदि कोई ऑपरेशन इन विच वन और मोर प्रॉपर्टी, इनमें से एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी सिस्टम की चेंज करता है, तो उसको क्या कहते हैं? चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं। क्लियर है? देख लेते हैं नेक्स्ट। हमने अभी पढ़ा था अविस्तारात्मक गुण, जिसको बोल रहे थे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो क्या था? निकाय का गुणधर्म द्रव्यमान से स्वतंत्र हो तो ऐसा गुणधर्म क्या कहलाता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है, जैसे ताप, दाब आदि। इंग्लिश में देख लेते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास से स्वतंत्र, ऑफ सिस्टम अंडर कंसिडरेशन। क्लियर है? प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, हार्डनेस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, मैग्नेटिक पोटेंशियल और विस्कोसिटी एटसेट्रा, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल है। वहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल देना होगा या फिर दो एग्जाम्पल पूछ लेगा, तो आपको लिखना है कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सिस्टम अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। और वे एग्जाम्पल क्या है? प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, डक्टिलिटी है। इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। एंड ऑल स्पेसिफिक क्वांटिटी, ठीक है, ये नोट में है, आप लिखना चाहो तो डेफिनेशन में लिख सकते हो। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक एनर्जी, और सभी जो भी मतलब जिसके आगे भी स्पेसिफिक लग जाए वह क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। क्लियर है? और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है, मास से स्वतंत्र होती है। क्लियर है? नेक्स्ट है विस्तरीय गुणधर्म, जिसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो निकाय का गुणधर्म द्रव्यमान पर निर्भर करे तो ऐसा गुणधर्म एक्सटेंसिव कहलाता है। यानी कि हमने पहले पढ़ा था कि वो द्रव्यमान के गुणधर्म से स्वतंत्र रहे तो क्या कहलाएगा? अविस्तारात्मक, मतलब इंटेंसिव। और यदि वो मास पर डिपेंड कर जाए, ऐसा निकाय जिसका गुणधर्म क्या करता हो? द्रव्यमान पर निर्भर करता हो, तो उसे विस्तरीय गुणधर्म कहेंगे या फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? डिपेंडिंग ऑन मास। ठीक है, विच प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम इज डिपेंडिंग ऑन मास, वो क्या कहलाती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, आप लिख सकते हो कि द प्रॉपर्टी ऑफ डिपेंडिंग ऑन मास इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मास, द्रव्यमान, मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी, मैग्नेटिक मोमेंट और मोमेंटम, एंट्रोपी एटसेट्रा। आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल, मास लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं, और एंथैल्पी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक लिख सकते हैं, जैसे मैग्नेटिक मोमेंट, और मोमेंटम और एंट्रोपी, इनमें से आप कुछ भी यहां पर लिख सकते हैं। क्लियर है? देखिएगा, यहां पर था स्पेसिफिक वॉल्यूम और यहां पर है वॉल्यूम, कंफ्यूज मत होइएगा। एक्सटेंसिव में वॉल्यूम होता है और इंटेंसिव में स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। और मैंने बता देता आपको कि एट ऑल स्पेसिफिक क्वांटिटी, जिसके आगे स्पेसिफिक वर्ड लग गया उसको हम क्या बोलेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। ये याद रखिएगा। आपको ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि उसने 2-3 एग्जाम्पल दे दिए कि स्पेसिफिक वॉल्यूम है और वॉल्यूम है। अगर ये 2 दे दिए आपको एग्जाम्पल, तो आप यहां पर कंफ्यूज हो सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक जिसके पास लगा हुआ होगा वो इंटेंसिव है, और जो इसके पास स्पेसिफिक नहीं है वो वाला वॉल्यूम क्या कहलाएगा? एक्सटेंसिव कहलाएगा। यानी कि डिपेंडिंग ऑन मास, वो मास पर डिपेंड करता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है चक्रीय प्रक्रम, जिसको अभी हमने साइकिल प्रोसेस बताया था। चक्रीय प्रक्रम उसको हिंदी में बोलते हैं। क्या बताया था? जब कोई प्रक्रम किसी अवस्था से प्रारंभ होकर फिर उसी अवस्था में पहुंच जाता है, उस प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यह फर्स्ट से चला और फर्स्ट पर ही पहुंच गया, तो ऐसा प्रक्रम क्या कहलाएगा? चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। मैं आपको दिखा देता हूं, इंग्लिश में हमने कहां पर इसको एक्सप्लेन किया था। देखिएगा, ये था साइक्लिक प्रोसेस जो हमने एक्सप्लेन करके बताया था कि व्हेन ए प्रोसेस परफॉर्म्ड ऑन ए सिस्टम इन सच ए वे दैट द फाइनल स्टेट इज आइडेंटिकल विद द इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। यानी कि फर्स्ट स्टेट से शुरू होकर के और वो वहीं पर पहुंच जाएगा, अपनी फाइनल स्टेट भी इनिशियल स्टेट पर ही दिखाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास उत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है, इसको भी हम देख लेते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हम इसे बोलते हैं। देखिएगा, एक ऐसा प्रक्रम जिसमें सभी बिंदु साम्यावस्था में होता है, क्वासी स्टैटिक प्रक्रम कहलाता है। यानी कि ये सभी बिंदु जो हैं, सभी पॉइंट एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। और यह प्रक्रम हमेशा कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। तो आप अगर कहें कि किसी एक रिवर्सिबल प्रोसेस का नाम लिखिएगा तो उसको आप लिख दीजिएगा कि वो क्या है? उत्क्रमणीय प्रक्रम है। क्या है? उत्क्रमणीय प्रक्रम है। क्लियर है? तो उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। फिगर के माध्यम से समझ लीजिएगा। इस ग्राफ में बिंदु 1 2 3 4 पर दाब तथा आयतन बराबर होंगे। ठीक है, ये दाब और आयतन डायग्राम है। इस पर कोई भी बिंदु हम मान लें, कोई प्रोसेस है, उस पर कोई भी बिंदु पे हम जो है एनालिसिस करेंगे तो क्या होगा? दाब और आयतन क्या होगा? बराबर होगा, यानी कि साम्यावस्था में हर पॉइंट हमको मिलेगा। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। आइए इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में ये क्या है? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्या है? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। देखिएगा, इसमें इस तरीके से समझाया गया है कि यहां पर गैस भरी हुई है और देखिएगा ये है सिस्टम बाउंड्री। क्लियर है? यहां टेम्परेचर T1 है और यहां पर ये क्या है? एक स्ट्रिप है जो इसकी स्टेट थी वो यहां थी। ठीक है, जो फाइनल स्टेट है वो यहां पर है, वेट इस पर ये लगा हुआ है और ये एक मतलब स्ट्रिप हमने मान ली जिसको पिस्टन हमने बोल रखा है, और ये इसकी क्या थी? इनिशियल स्टेट थी। तो यहां पर गैस भरी हुई है, तो गैस के द्वारा ये क्या हो रहा है? इसको ऊपर उठाया जा रहा है और ये जो पिस्टन है ये इस वेट के कारण नीचे आ रही है। ठीक है, तो ये जो गैस होगी इस पर प्रेशर इसके कारण क्या लगेगा? P1 लगेगा। क्लियर है? और ये जो है गैस इस बाउंड्री पर प्रेशर लगाएगी, यानी कि इसको धकेलेगी। तो देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है कि कंसिडर ए सिस्टम ऑफ गैस कंटेन इन सिलेंडर। एक सिलेंडर में एक गैस है। द सिस्टम इनिशियली इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय प्रॉपर्टी PVT, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। द वेट ऑन द पिस्टन जस्ट बैलेंस द अपवर्ड फोर्स बाय गैस, यानी कि गैस के कारण जो पिस्टन पर अपवर्ड फोर्स लग रहा है उसको वो बैलेंस करे हुए है। तो इफ वेट मूव देयर विल बी अनस्टेबल फोर्स बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, and under gas pressure the piston move up till it hits the stops, then this process is reversible process। कैसा प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस। कहने का मतलब यह है कि यहां पर एक गैस भरी हुई है, उस गैस का टेम्परेचर T है और प्रेशर P है और वॉल्यूम उसका V है। तो पहले तो हमने जब ये पिस्टन इस पर क्या करा? वेट लगाया गया है, तो ये इसको नीचे को प्रेस करेगा। जैसे हम वेट को रिमूव करेंगे तो क्या करेगी? ये पिस्टन अपनी फाइनल कंडीशन में पहुंच जाएगी, जो ये यहां पर पहुंचने वाली है। तो यहां पर ये पिस्टन पहुंचेगी तो जो स्टॉप लगे हुए हैं इनको जाकर के ये हिट करेगी, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, यानी कि हमने वेट रखा तो ये यहां पर आई और इसी पाथ से ये वापस लौट गई।
ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। यानी कि उस पाथ से कोई प्रोसेस हुआ और फिर से इसी पाथ से वो वापस यहां पर आ गया, जिसको हम बोल रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे कि बर्फ का पानी में बदलना और फिर पानी का बर्फ में बदल जाना रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल है। देखिएगा स्टूडेंट्स, कुछ सिंपल डेफिनेशन है टॉपिक की, मैं आपको यहां पर शो कराना चाहता हूं। जैसे प्रोसेस है तो उसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। बहुत छोटी सी लैंग्वेज है। चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। रिवर्सिबल में आप लिख सकते हैं, इतनी सिंपल लैंग्वेज है, ए प्रोसेस व्हेन रिवर्स्ड इन डायरेक्शन फॉलो द सेम पाथ एज दैट ऑफ द फॉरवर्ड पाथ विदाउट लीविंग एनी इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी कि सिस्टम एंड सराउंडिंग पर बिना इफेक्ट डाले वो जिस पाथ को उसने मतलब फॉरवर्ड जो फॉलो किया था जिस पाथ को, उसी सेम पाथ से वो वापस चला जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उस सिस्टम को हम बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम रिवर्सिबल प्रोसेस। और सराउंडिंग और सिस्टम पर कोई भी इफेक्ट ना डाले। ऐसे ही इरिवर्सिबल होती है द प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्सिबल इज नॉन एज इरिवर्सिबल। यानी कि वह प्रोसेस जो रिवर्सिबल नहीं है वो इरिवर्सिबल कहलाती है। क्लियर है? तो आपको ये पता है कि रिवर्सिबल कौन सी होगी। यानी कि जैसे मैंने यहां से अगर यहां पर एक गेंद फेंकी और ये गेंद यहां से टकरा करके फिर से उसी पाथ पर वापस आ जाए, यानी कि ये यहां से नहीं आनी चाहिए, यहां से नहीं आनी चाहिए, उसी पाथ पर अगर ये वापस आ जाए तो इसको हम रिवर्सिबल बोलेंगे। अगर ये इस पाथ से वापस नहीं आती, ये ऐसे आती है, तो इसको बोलेंगे इरिवर्सिबल। ऑल एक्चुअल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कि जो एक्चुअल प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होते हैं। तो ये थी सिंपल लैंग्वेज, आप इनको अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है होमोजीनियस सिस्टम, जिसको हम हिंदी में समांगी निकाय भी बोलते हैं। क्या है? होमोजीनियस। अब ये होमोजीनियस क्या होता है देख लेते हैं। ऐसा निकाय जो केवल एक फेज से बना होता है उसे होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं या समांगी निकाय कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसा निकाय जो केवल एक फेज से बना होता है समांगी निकाय कहलाता है। असमांगी देख लीजिएगा, ऐसा निकाय जिसकी एक से अधिक फेस होती है हेट्रोजीनियस सिस्टम कहलाता है, जिसे बोलते हैं असमांगी निकाय। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या है देखिएगा, होमोजीनियस क्या है? ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल फेस, वही है जो एक फेस रखता हो। होमोजीनियस। ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फेस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। यानी कि एक सिस्टम जो एक से ज्यादा फेस रखता हो उसको हम हेट्रोजीनियस कहेंगे। ठीक है, हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस और होमोजीनस। क्लियर है? एक फेस रखता है तो होमोजीनियस और एक से ज्यादा फेस रखता है तो हेट्रोजीनस कहेंगे। नेक्स्ट है प्रेशर, यानी कि दाब क्या होता है। देखिए दाब क्या है, इंग्लिश में इसको प्रेशर हम बोलते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या कह रहा है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। क्लियर है? दाब का मात्रक पास्कल होता है, इसे पीए से प्रदर्शित करते हैं। और याद रखिएगा कि एक पास्कल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, और एक बार जो है वो 10⁶ पास्कल के बराबर होता है। तो इसको हम किस तरीके से बोल सकते हैं? हम प्रेशर को इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स अप्लाई पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब प्रेशर की यूनिट यानी कि दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है, और एक पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, और 1 बार इक्वल 10⁶ पास्कल हम कह सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं तापमान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? ताप किसी भी वस्तु की ठंडापन या गर्माहट की माप है, और इसका मात्रा क्या होता है? सेंटीग्रेड या फिर केल्विन होता है।
क्या होता है, सेंटीग्रेड या केल्विन। कोई भी वस्तु है उसके ठंडा होने की या फिर गर्म होने की प्रवृत्ति हमें बताता है, तो वो क्या है, ताप क्या रहता है, तापमान। ठीक है, और इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं कि जो केल्विन है, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर में जो वैल्यू दी हुई होगी, और प्लस में 273 अगर हम उसमें ऐड कर दें, जैसे हमारे पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको केल्विन में लिखेंगे तो 273 केल्विन लिखेंगे, यानी कि 0 + 273 हो जाएगा। क्लियर है। अगर 100 है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको अगर हम केल्विन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 + 273, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 373 केल्विन। क्लियर है। तो के से है केल्विन, और ये जो डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है ये है सेंटीग्रेड। क्लियर है। अब आता है विशिष्ट आयतन। विशिष्ट आयतन क्या होता है, जिसे बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। किसी पदार्थ के आयतन प्रति इकाई द्रव्यमान को विशिष्ट आयतन कहते हैं। तो इंग्लिश में हम इसको क्या बोल सकते हैं, किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है। क्लियर है। इसे हम लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम पर यूनिट मास। द वॉल्यूम पर यूनिट मास इज कॉल्ड विशिष्ट आयतन या फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्लियर है। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम, और इसे हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और ये फॉर्मूला होता है v = v/m। v से, स्मॉल v से क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, और कैपिटल V से क्या है, इसका रियल वॉल्यूम है किसी पदार्थ का। तो जहां v क्या है, आयतन है, और m क्या है, द्रव्यमान है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। विशिष्ट आयतन की इकाई मीटर क्यूब पर किलोग्राम है, जहां v आयतन है वो किसमें है, मीटर क्यूब में है, यानी कि वॉल्यूम, और m क्या है, मास है, द्रव्यमान, किलोग्राम में है। और ये जो हमारे पास रो दिया हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में डेंसिटी भी कहते हैं। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है, तो यूनिट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता क्या होती है, सबसे पहले देख लेते हैं ऊष्मा। ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जो एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरित होती है। इसका स्थानांतरण ताप के कारण होता है। हमेशा उच्च ऊष्मा तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है। कहने का मतलब यह है कि जो हीट है वह रूप है कि किसी निकाय में स्थानांतरित होती है। ठीक है, जो किसी निकाय में स्थानांतरित होती है, कोई सिस्टम है उसमें हीट का आदान प्रदान होता है, स्थानांतरण होता है। और हमेशा यह होता है कि अगर हम दो वस्तु लें और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर हीट फ्लो होगी, यानी कि जो ऊष्मा है उसका स्थानांतरण इस तरफ होगा। तो और जब तक होता रहेगा जब तक ये दोनों बराबर टेम्परेचर के ना हो जाए, यानी कि अगर इसमें से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसमें चला गया तो ये कितनी हो जाएगी, 90, और ये भी 90 हो जाएगी। तो दोनों जब ये बराबर साम्यावस्था में आ जाएंगे टेम्परेचर की, ऊष्मा की, तो ये यहां से स्थानांतरण रुक जाएगा। यानी कि किसी भी वस्तु में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, वो तब तक होता है जब तक दोनों वस्तु एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम यानी कि ऊष्मीय साम्यावस्था में ना आ जाए। इसका मात्रक क्या होता है ऊष्मा का, जूल या फिर किलो जूल होता है। नेक्स्ट है ऊष्माधारिता। यदि एक निश्चित द्रव्यमान के तापमान को T1 से और T2 बढ़ाने के लिए, T1 से T2 तक बढ़ाने के लिए Q ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो ऊष्माधारिता क्या होगी, Q/T1 - T2 क्या होगी, Q/T1 - T2, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, जूल पर केजी केल्विन। ध्यान रखिएगा ऊष्माधारिता की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल पर केजी केल्विन होती है। और निकाय की स्थिति के अनुसार हीट कैपेसिटी धनात्मक या फिर ऋणात्मक या शून्य या फिर अनंत भी हो सकती है, इनमें से कुछ भी हो सकती है। क्लियर है। यानी कि जो ऊष्माधारिता है वो धनात्मक भी, ऋणात्मक भी, शून्य भी और अनंत भी हो सकती है।
अब नेक्स्ट है विशिष्ट ऊष्मा, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। तो किसी प्रक्रम के समय निकाय द्वारा प्रदान या प्राप्त की गई ऊष्मा की मात्रा को निकाय के द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा एवं तापमान के अंतर के गुण के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि कोई प्रक्रम है, ठीक है, किसी प्रक्रम के समय मतलब कोई प्रोसेस चल रहा है, उसी समय जो निकाय के द्वारा आदान प्रदान हो रहा है, किसका, ऊष्मा का, जो भी मात्रा आदान प्रदान की जा रही है निकाय के द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा एवं तापमान के अंतर के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जो भी ऊष्मा दी जा रही है या फिर जो प्रोसेस चल रहा है उसमें उससे ली जा रही है, तो वो क्या होता है, द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा और तापमान के अंतर के गुणनफल के बराबर होता है। किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, डेफिनेशन के माध्यम से। जो Q है वो कहते हैं हम विशिष्ट ऊष्मा, और उसको कैसे लिखते हैं, द्रव्यमान, और हमने क्या बोला था, हमने बोला था विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा एवं तापमान के अंतर के गुणनफल के बराबर होती है। यानी कि द्रव्यमान के और तापमान के अंतर के बराबर होती है। क्लियर है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू MC T2 माइनस T1। तो Q क्या है, ली या दी गई ऊष्मा जो J और kg में मापी जाती है। द्रव्यमान क्या है M, और T2 और T1 क्या है, तापांतर है डिग्री सेंटीग्रेड में, और C क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है। यानी कि जो भी ऊष्मा ली गई या दी गई है वो किसके बराबर होती है, द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल और टेम्परेचर के अंतर के गुणनफल के बराबर होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि किसी निकाय में प्रोसेस होने के समय दी गई या ली गई ऊष्मा, मास यानी कि द्रव्यमान, स्पेसिफिक हीट या हम बोल सकते हैं विशिष्ट ऊष्मा, और टेम्परेचर के अंदर यानी कि तापांतर के गुणनफल के बराबर होती है। और इसकी इकाई क्या होती है, किलोजूल पर केजी केल्विन, या फिर केजी किलोजूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम केजी केल्विन, नीचे हम ये बोल सकते हैं यानी किलोजूल पर केजी केल्विन या किलोजूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अब CV, C है सफिक्स में V है, तो इसको क्या बोलेंगे, विशिष्ट ऊष्मा या स्थिर आयतन पर, और CP क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है स्थिर आयतन पर। यानी कि स्पेसिफिक हीट CV कांस्टेंट वॉल्यूम पर, और स्पेसिफिक हीट है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ठीक है, ये यहां पर गलत लिखा हुआ है, ये वॉल्यूम नहीं है, यहां पर आएगा दाब, स्थिर दाब पर, यानी कि प्रेशर। क्लियर है। नेक्स्ट आता है इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है, तो निकाय की आणविक संरचना एवं अणुओं की गति के फलस्वरूप निकाय में निहित ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल U से प्रदर्शित किया जाता है, और इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि du इक्वल टू m CV और dt। देखिएगा ये CV जो है ये यहां पर है, सफिक्स में है, और D और T ऊपर है। ठीक है, ये dt हम किसको दर्शा रहे हैं, dt दर्शा रहे हैं हम टेम्परेचर के डिफरेंस को, और m क्या है, मास है, और C क्या है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा है, और किस पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। क्लियर है। देख लीजिएगा, du आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, dt तापमान में परिवर्तन, m निकाय के अंदर द्रव्यमान जो भी है, और CV है विशिष्ट ऊष्मा, कहां पर, स्थिर आयतन पर। क्लियर है। नेक्स्ट है बाह्य ऊर्जा यानी कि एक्सटर्नल ऊर्जा। ये तो थी इंटरनल ऊर्जा की बात, और अब आती है बाह्य ऊर्जा, एक्सटर्नल एनर्जी। तो निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा जिससे निकाय की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होती है एवं इसे बाह्य कार्य करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, हम बाह्य ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है। अब देख लेते हैं एंथैल्पी क्या है। एंथैल्पी क्या होता है, किसी निकाय की संपूर्ण ऊर्जा को निकाय की एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंग्लिश में हम किस तरीके डिफाइन कर सकते हैं, द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी। और संपूर्ण ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा तथा आंतरिक ऊर्जा का योग होती है। यानी कि जो संपूर्ण ऊर्जा होती है, टोटल एनर्जी होती है, वो क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी
और आंतरिक ऊर्जा का क्या मतलब होता है? इंटरनल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी का योग होती है, सम होती है। तो टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी कहलाएगी। और हम इसको H से प्रदर्शित करते हैं और क्या लिखते हैं? H इक्वल टू यू प्लस पी वी, और जहां पर U क्या है? आंतरिक ऊर्जा है, और P दाब है, और V आयतन है। तो एंथैल्पी परिवर्तन क्या हुआ? DH इक्वल टू DW प्लस DU। क्या हुआ? DH इक्वल टू DW प्लस DU। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है? यह ऊष्मा की मात्रा का फलक होता है जो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तन करने की संभावना को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो ऊष्मा है वो कार्य में जो परिवर्तित हो रही है, ठीक है, उसकी संभावना को प्रदर्शित करता है एंट्रोपी। अब क्लॉसियस असमानता क्या होता है, इसको देख लेते हैं। जब एक निकाय पूर्ण चक्रीय प्रक्रम से गुजरता है तब पूरे चक्कर में राशि dq अपॉन t का समाकलन शून्य या फिर शून्य से कम होता है। तो यह कहा था क्लॉसियस असमानता, यानी कि क्लॉसियस डिसकंटिन्यूटी जिसे हम बोलते हैं, वो क्या है कि जब एक निकाय पूर्ण चक्रीय प्रक्रम से गुजरता है तो तब पूरे चक्र में राशि dq अपॉन dt का समाकलन शून्य से कम होता है। हम इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? व्हेन ए सिस्टम passes through a complete cyclic process, then the quantity integral of, ठीक है, the integral of the quantity dq by dt in complete cycle is 0। क्लियर है? एक बार और सुन लीजिएगा। when a system passes through a complete cyclic process, then the integral of dq upon t, the integral of dq upon t in a complete cycle is equal to 0। यानी कि dq अपॉन dt का जो समाकलन होगा कंप्लीट साइकिल में क्या होगा? शून्य होगा। तो क्या कह सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ कंप्लीट साइकिल dq अपॉन t इज इक्वल टू 0 या लेस देन 0। क्लियर है? प्रतिक्रम्य यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है? ये 0 होगा। यानी कि अगर ये कंप्लीटली 0 हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, लिखेंगे फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस द dq अपॉन dt कंप्लीट इंटीग्रल इक्वल टू 0। अप्रतिक्रमीय प्रक्रम के लिए यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा? ये जो dq अपॉन dt का इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? 0 से छोटा होगा। अब प्रतिक्रम्य प्रक्रम में राशि dq अपॉन dt का इंटीग्रल 0 यह बताता है कि dq अपॉन t एक बिंदु फलन है। एक बिंदु फलन का क्या मतलब है? पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस ये बताता है कि dq अपॉन t क्या है? पॉइंट फंक्शन है। और dq अपॉन dt एक निकाय का गुणधर्म है जिसे एंट्रोपी कहते हैं। यानी कि जो dq अपॉन t है यह सिस्टम की प्रॉपर्टी है और इसी को क्या हम कहते हैं? एंट्रोपी। और इसका मात्रा क्या होता है? जूल पर केल्विन होता है। क्या होता है? जूल पर केल्विन होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी कार्य यानी कि थर्मोडायनेमिक वर्क। इसे ध्यान से देखिएगा, यह आ जाता है एग्जाम में। इसे निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं: निकाय कार्य एवं परिवेश के मध्य, ये निकाय है, निकाय एवं परिवेश के मध्य किसी मात्रा निरपेक्ष गुण में अंतर के फलस्वरूप उनके बीच होने वाले ऊर्जा स्थानांतरण को कार्य कहते हैं। किसी दी हुई प्रक्रिया के दौरान निकाय द्वारा
कार्य को किया गया मानेंगे यदि निकाय का परिवेश पर प्रभावों को भार उठाए जाने के रूप में परिवर्तित किया जा सके। कार्य एक ऊर्जा स्थानांतरण है जो कि तापमान अंतर के अलावा किसी अन्य कारण से हुआ हो। पिस्टन सिलेंडर जो कि निश्चित मात्रा में गैस से भरा है, पिस्टन बाहर की दिशा में बहुत कम दूरी dt समय में चलता है। माना P दाब पिस्टन पर कार्य करता है तो निकाय द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो क्या होगा, डेल W इक्वल टू बल गुणा चली गई दूरी। अब बल क्या होता है, दाब गुणा पिस्टन का क्षेत्रफल बल हो जाता है और चली गई दूरी इसके मल्टीप्लाई में रखेंगे तो दाब क्या है P और पिस्टन का क्षेत्रफल A है और चली गई दूरी क्या है dx। तो A dx आयतन को प्रदर्शित करता है तो क्या लिख देंगे हम, डेल W इक्वल टू पी डी वी। तो जो कार्य होता है किसी निकाय द्वारा किया गया कुल कार्य वो क्या होता है, W इक्वल टू पी डी वी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, W इक्वल टू पी डी वी किसी भी निकाय द्वारा किया गया कार्य। क्लियर है। अब आता है ऊष्मागतिकी का शून्यता का नियम। ऊष्मागतिकी का शून्यता का नियम क्या है, जब कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्यावस्था में हो तो निकाय आपस में तापीय साम्यावस्था में होगा। जैसे हमने यहां पर बताया गया है एक सिंपल लैंग्वेज में, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जब दो निकाय A और B आपस में ऊष्मीय साम्य में हैं तथा निकाय B किसी दूसरे निकाय C यानी कि जो तीसरा निकाय है देखिएगा उसके साम्य अवस्था में है। कौन से साम्य अवस्था में, ऊष्मीय में, तो निकाय C निकाय A के साथ ऊष्मीय साम्य में होगा। कहने का मतलब यह है कि निकाय A और निकाय B आपस में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है यानी कि ऊष्मीय साम्य में है। ऊष्मीय साम्य अवस्था जो है दोनों में प्रतिस्थापित है और B C के ऊष्मीय साम्य अवस्था में है तो ऑटोमेटिकली जो C होगा वो A के साम्य अवस्था में होगा, A के साथ साम्य अवस्था में होगा। तो इस प्रकार A B C जो तीनों होंगे वो एक दूसरे के ऊष्मीय साम्य अवस्था में होंगे। यही क्या था, हमारे पास ऊष्मागतिकी का शून्य नियम था जिसको बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हेन टू सिस्टम A एंड B इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, व्हेन टू सिस्टम A एंड B इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम with each other and body B is in thermal equilibrium with body C, so then the system C will be in thermal equilibrium with A। कहने का मतलब यह है कि जब दो सिस्टम A और B आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं और बॉडी B जो है वो C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो जो बॉडी C होगी वो A के थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। यही जीरोथ लॉ था। रिवर्सिबल और रिवर्सिबल ये होता है ऐसा प्रक्रम जिसमें उल्टा या उत्क्रमणित करने पर वे सभी परिवर्तन विपरीत क्रम में वैसे ही संपन्न हों जैसे प्रक्रम को सीधा चलने पर संपन्न हो रहे थे, उसे उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। और रिवर्सिबल क्या है कि ऐसा प्रक्रम जिसमें उल्टा या अनुउत्क्रमणीय, ठीक है, यानी कि उल्टा करने पर सभी परिवर्तन विपरीत क्रम में वैसे ही संपन्न नहीं होते हैं जैसे प्रक्रम सीधा चलने में संपन्न हो रहे थे, उसे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं, जैसे बोलते हैं इरिवर्सिबल। यानी कि अगर किसी गेंद को हमने फेंका और उस गेंद को जब हमने वापस आते हुए देखा तो वही प्रोसेस फॉलो हुआ, वही पाथ फॉलो हुआ जो जिस पाथ से वो आ रही थी उसी पाथ से वो वापस चली गई, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल। और अगर वो उस पाथ को फॉलो नहीं करती वापस जाते हुए तो वो कहलाएगा इरिवर्सिबल, जिसको हम अनुत्क्रमणीय भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। जल्द ही आपको यूनिट 2 की वीडियो जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले पहुंच सके।
और नेक्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इस जीवन क्लासेस पर स्टार्ट होने के लिए जा रहे हैं। जल्द ही स्टार्ट हम करने वाले हैं, जिससे कि आपको आने वाले सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और एक इजी लैंग्वेज में और फुल कंटेंट के साथ हम आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट कराने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ आपके अपने चैनल जीवन क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।